नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये देखिए, बड़ी अच्छी ग्रेविटी आपको नजर आ रही है। फॉर द एंटी रशियन सैंक्शंस नाउ वी कैन बाई मोर रशियन ऑयल। रिसेंटली जो बाइडेन के ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि इंडिया के ऊपर हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे, इस बात को जानते हुए भी कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है। उसका एक प्रॉपर उन्होंने इकोनॉमिक बेसिस दिया है। चूंकि रशिया से जो ऑयल इंडिया खरीद रहा है वो $60 पर बैरल से कम है, तो रशिया को अपने ऑयल एक्सपोर्ट के प्रीमियम प्राइसेस नहीं मिल रहे। इस बात को लेके यूएस का ऑफिशियल्स का बोलना है कि उनकी पॉलिसी है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। तो इस न्यूज को देखेंगे। फिर SSLV D2 का लॉन्च हुआ है फ्रॉम श्रीहरिकोटा 10 फरवरी को, उसके बारे में बात करेंगे। ब्रू के रिहेबिलिटेशन को लेके एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। साउथ अफ्रीका में बड़े स्केल पे पावर आउटेजेस बोल रहे हैं, इसको स्टेट ऑफ डिजास्टर बोला है उनके प्रेसिडेंट साहब ने। एनर्जी क्राइसिस जो हो रही, इसके बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल्स देख लेते हैं। इंडिया मस्ट अवॉइड ग्रोइंग इनटू अ डिस्टोपिया, इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप, रिपोर्टिंग ऑफ लॉस, ग्रीफ एंड रेजिलियंस ड्यूरिंग अ ट्रेजेडी, स्टेट ऑफ द अफेयर्स। तो 4 आर्टिकल, इसमें 2 आर्टिकल्स में बोलूंगा स्टैटिस्टिकली थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। आज के न्यूज और एडिटोरियल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, हर दिन के न्यूज और एडिटोरियल में कभी रिलेटिवली इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा होती है, आज रिलेटिवली थोड़ी इंफॉर्मेशन कम है, बट फिर भी काफी काम की चीजें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर बटन, दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाती है। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। वर्ड ऑफ द डे मतलब शूट वनसेल्फ इन द फुट, टू हार्म वंस ओन कॉस्ट इनएडवर्टेंटली। मतलब कभी कभी आप अपना ही नुकसान कर लो, इसे आप बोलते हो शूट वनसेल्फ इन द फुट। मतलब आप ओवरऑल अपने प्लान्स के बारे में, जो कि काफी सीक्रेट और उससे आपको फायदा हो सकता है अगर आप किसी और को बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर जॉब की अर्जी निकली है, आपको पता है उसके लिए ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अपने साथ के 10-15 लोगों को आपने बता दिया, वो भी आपके साथ चले गए, आपके साथ कंपीट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई, आपने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली या गोली मार ली। तो शूट वनसेल्फ इन द फुट मतलब अपना खुद का नुकसान करा लेना। ओके, चलिए पहली न्यूज जीएस पेपर 3 स्पेस साइंस एंड टेक। SSLV D2 विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन 10 फरवरी। तो भैया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट कर रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की फ्राइडे को फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ठीक है भाई, अब ये सेकेंड डेवलपमेंटल आप कह लो फ्लाइट लॉन्च है। इसका फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। कब हुआ था? तो पहला फ्लाइट लॉन्च हुआ था 7 अगस्त 2022 को फर्स्ट लॉन्च पैड से, लेकिन वो स्टेबल ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया था। आप समझते हैं कि ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है क्या? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। छोटे जो सैटेलाइट्स होते हैं जिनका वजन 500 किलो तक का होता है, उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाना, और 300 किलो का वजन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचाना। अब आप बोलोगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, इसमें क्या फर्क होता है? तो देखिए, थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आप कह सकते हो एक प्रकार का लो अर्थ ऑर्बिट भी है, वो पोलर ऑर्बिट में उड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो ये पृथ्वी है, तो इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारे सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन पोलर ऑर्बिट वो है जैसे ये नॉर्थ पोल है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल के आसपास से साउथ पोल के आसपास के इलाके से अर्थ के ऊपर से चक्कर काटना, इसको आप बोलते हो पोलर ऑर्बिट। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एक प्रकार का पोलर ऑर्बिट होता है। इसको सन सिंक्रोनस इसलिए बोला जाता है कि सन के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहती है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो सैटेलाइट किसी एक पर्टिकुलर समय पे पहुंचेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक दिन में अगर वो सैटेलाइट पेरिस के ऊपर पहुंचता है दिन में 12 बजे, तो अगले दिन भी दिन में 12 बजे ही वो पेरिस के ऊपर पहुंचेगा। तो बेसिकली सन के साथ वो सैटेलाइट सिंक्रोनाइज्ड है और पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो 300 किलो तक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलो तक के सैटेलाइट्स। और देखिए, ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है 200 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर तक की रेंज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसको आप लो अर्थ ऑर्बिट बोल सकते हो। अब होता यह है कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ओवरऑल ये सैटेलाइट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं मेजर स्केल पे। इनके बहुत से कारण होते हैं, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ओवरऑल वेदर मॉनिटरिंग। हालांकि वेदर और मॉनिटरिंग के लिए, और आप कह लो ओशन मॉनिटरिंग के लिए आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हजारों किलोमीटर होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, 35,000 से 40,000 किलोमीटर दूर तक। तो ये जो SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये बेसिकली लो कॉस्ट है। इनका टर्न अराउंड टाइम कम है।
कम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के साथ इनको बनाया जा सकता है। इसके थ्रू अगर आप लॉन्च करते हो अपने सैटेलाइट का तो खर्चा कम होगा, और आगे आने वाले समय में इंडिया में एक डेडिकेटेड लॉन्च साइट बनाई जाएगी जिसको नाम दिया जाएगा SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स। ये बनाई जाएगी कुलशेखरा पट्टनम के पास तमिलनाडु में। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल आप कह सकते हो। आफ्टर एंटरिंग द ऑपरेशनल फेज द व्हीकल्स प्रोडक्शन लॉन्च ऑपरेशन विल बी डन बाय अ कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फर्म्स अलोंग NSIL। पूरी तरीके से जब ये SSLV का इकोसिस्टम इंडिया के अंदर मैच्योर हो जाएगा तो इस व्हीकल का प्रोडक्शन और लॉन्च कुछ इंडियन फर्म्स मिलकर करेंगी, जिसमें से NSIL एक होगी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है भाई, ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया। इसी बेसिक आइडिया के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता दूं कि SSLV का सेकंड डेवलपमेंटल फ्लाइट D2 का लॉन्च हुआ है। ठीक है ना, लॉन्च हो रहा है मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो 9:18 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे फर्स्ट लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये व्हीकल लिफ्ट ऑफ करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, फिर यूएस बेस्ड फर्म एंटेरियस की सैटेलाइट जेनस 1 और चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस किड्स का आजादी सैट 2 सैटेलाइट, इनको 450 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाके ये आपका SSLV D2 उतार देगा। इसमें जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 156.3 किलो का। ठीक है, इसको डेवलप किया है इसरो ने। दूसरा सैटेलाइट जो जेनस 1 है वो 10.2 किलो का टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, स्मार्ट सैटेलाइट मिशन है। एंटेरियस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो है एंटेरियस कंपनी का, उसके लिए है। फिर एक 8.7 किलो का आजादी सैट 2 सैटेलाइट है जिसको 750 गर्ल स्टूडेंट ने मिलकर बनाया है, और इसको ओवरऑल बनाने की जो प्रक्रिया है इसको ऑर्गेनाइज किया था स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई की एक कंपनी ने। ठीक है, तो 500 किलो तक की सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाना लॉन्च ऑन डिमांड बेसिस पे ये SSLV लॉन्च व्हीकल का काम है। तो लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, कम खर्चे में स्पेस तक सैटेलाइट को पहुंचा देना, उसका टर्न अराउंड टाइम कम रखना, एक ही आप कह लो कैरिंग व्हीकल पे बहुत सारी मल्टीपल सैटेलाइट्स का होना, मिनिमम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको लॉन्च कर देना। 34 मीटर टॉल है, 2 मीटर इसका डायमीटर है, लिफ्ट ऑफ मास इसका 120 टन तक है। ठीक है भाई, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। GS पेपर 2 ट्राइबल पॉपुलेशन फॉर ब्रूज फीलिंग रूटेडनेस इन द वोट। तो भैया धर्मेंद्र रियांग करके एक इंडिविजुअल, अब इनकी कहानी सी बताई जा रही है यहाँ पे। ये एक ब्रू कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल है। 29 साल की उम्र पे ये पहली बार वोट डालेंगे एक पॉलिटिकल कॉन्शियस त्रिपुरा में, और अपने आप में ब्रू कम्युनिटी के एक इंडिविजुअल का वोट डालना एक एबरेशन बताया जा रहा है। एबरेशन मतलब ये कॉमनली होता नजर नहीं आता है। एक्चुअली ब्रू कम्युनिटी के अगेंस्ट अत्याचार बहुत हुए। अभी के लिए बहुत सारे ब्रूज के लिए अपनी स्टेट वाइज आइडेंटिटी तय करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब भी ओवरऑल एक राज्य की सरकार आपको वोटर आईडी कार्ड देती है तो उस वोटर आईडी कार्ड में राज्य की सरकार ये भी डिसाइड करती है ना भाई, राज्य की सरकार नहीं, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उस वोटर आईडी कार्ड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको एज अ वोटर रजिस्टर करेगा किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो किसी एक पर्टिकुलर राज्य में जहां पे आप परमानेंटली रह रहे हो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोटर रजिस्टर किए जाओगे। तो जब आप वोट डालने जाओगे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जो वोटर इलेक्टोरल रोल होता है उसमें से वहां के ऑफिशियल्स चेक करेंगे, देखेंगे भाई आपका नाम है, आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, अभी प्रॉब्लम यह है कि ये ब्रू लोग रहते तो मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा तीनों जगह पे, बट इनकी मेजॉरिटी आबादी कंसंट्रेटेड थी मिजोरम में। और मिजोरम में 1997 में इनके खिलाफ एथनिक वायलेंस हुआ तो इनको बड़े तादाद में मिजोरम छोड़ के भागना पड़ा। देखिए, एथनिक क्लैशेस हुए थे मिजोरम में 1997 में, उससे लेके अब तक लगभग 23 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। 37,000 ब्रू लोग उस समय पे मिजोरम छोड़ के भागे थे और पास के त्रिपुरा में जाके उन्होंने शरण ली थी, क्योंकि मिजोरम के अंदर लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भगाया जा रहा था। अब आप बोलोगे कि ये भगाने वाले लोग कौन थे? मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा के अंदर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा मिला हुआ है ब्रू कम्युनिटी के लोगों को, जिसको रियांग कम्युनिटी बोला जाता है। त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम में इनकी आजादी पाई जाती है। मिजोरम के अंदर यंग मीजो एसोसिएशन, मीजो जिरवलाई पॉल और कुछ और एथनिक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने ब्रू पीपल का रहना मुश्किल कर दिया था। ये अपने राज्य से लगातार डिमांड कर रहे थे कि ब्रू लोगों को इलेक्टोरल रोल से निकाल दो। अक्टूबर 1997 में एथनिक क्लैशेस हुए और 37,000 ब्रू मिजोरम के मामित, कोलासिब और लुंगलई डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के भाग गए, त्रिपुरा में आके सेटल हुए। उसके बाद अगर आप देखो तो धीरे धीरे करके लगभग 5,000 ब्रूज मिजोरम वापस जा चुके हैं, लेकिन 32,000 ब्रूज फ्रॉम 5,400 फैमिली अभी भी त्रिपुरा के अंदर रह रहे हैं।
तो ये जो ब्रूज इधर उधर बढ़ गए, 32,000 लगभग आपके त्रिपुरा के अंदर, 5,000 मिजोरम के अंदर, तो इनको सेटल करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया, ठीक है ना भाई। ये जो ब्रूज थे वो टेम्परेरली त्रिपुरा के रिलीफ कैंप में मिल गए थे, रह रहे थे। इनको ये नहीं पता था कि फाइनली कहां सेटल होने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम मिजोरम वापस जाना चाहते हैं, वो हमारी जमीन है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भाई हम त्रिपुरा में रहेंगे, मिजोरम में हमारी जान को खतरा है। तो सरकार ने बैठ के यहां पे एक पॉलिसी चौकाव की, इसको क्वाड्रीपार्टाइट पॉलिसी बोलते हैं। इसमें 4 आप कह लो प्लेयर्स थे। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, एक त्रिपुरा था, एक मिजोरम था, और बाकी जो ब्रू लीडर्स का ओवरऑल एसोसिएशन था वो था। यहां पे 16 जनवरी को यह एग्रीमेंट साइन किया गया था, और उसके बाद ओवरऑल ब्रू के सेटलमेंट को लेके, रिहैबिलिटेशन को लेके यहां पे कुछ अलॉटमेंट्स किए गए, और धीरे धीरे करके त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पे इन ब्रूज को सेटल किया गया। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि त्रिपुरा के अंदर जो लोकल आबादी है वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि ब्रूज को त्रिपुरा के अंदर सेटअप किया जा रहा है। देखा जाए तो त्रिपुरा की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 16 जगहों पे ओवरऑल इन ब्रू कम्युनिटी के लोगों के लिए घर बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, केंद्र की सरकार और 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ओवरऑल ये सेटलमेंट प्रोसेस बनाया है, और इसके चलते त्रिपुरा की सरकार ने इन 32,000 ब्रू रिफ्यूजीज को अपना परमानेंट सिटीजन माना है। त्रिपुरा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किरण कुमार दिनकर राव गिट्टे ने यह बोला है कि 5,645 ब्रू फैमिली के 14,054 लोगों को वोटर आईडी कार्ड दे दिए गए। तो इस बार त्रिपुरा के इलेक्शन में 80,000 नए वोटर्स हैं, और इन 80,000 नए वोटर्स में से 14,054 ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है भाई। अगर देखा जाए तो जो पहला बैच था रिफ्यूजीज का ब्रू कम्युनिटी का, उसको अप्रैल 2021 में धलाई डिस्ट्रिक्ट के हादुकलाव और दुकलाई विलेज में सेटल किया गया था। फिर अगर आप देखो तो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मिजोरम के साथ बाउंड्री लगाती है, कंचनपुर और पानी सागर सब डिवीजन में एक रिलीफ कैंप है नैसिंगपारा, जहां पे इन ब्रू कम्युनिटी के लोगों को सेटल किया गया है। ये धर्मेंद्र रियांग का यहां पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, 29 साल के जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। इनकी 5 मेंबर की फैमिली को कहां पे सेटल किया गया? हादुकलाव नातून बस्ती में, जो कि नेशनल हाईवे 8 से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, धलाई डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये नया सेटलमेंट जो है, यहाँ पे 60 और लोगों की फैमिलीज के लिए जगह है। 440 ब्रू रिफ्यूजी फैमिलीज इस समय पे हादुकलाव नातून बस्ती में सेटल की गई हैं। हादुकलाव नातून बस्ती 75 किलोमीटर दूर है त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 6 घंटे की दूरी पे है मिजोरम की मामित डिस्ट्रिक्ट पे, जहां पे मिस्टर धर्मेंद्र रियांग जंग हुए थे। देखिए मिस्टर धर्मेंद्र रियांग साहब बात बोला जाए तो एक ऐसे इंडिविजुअल है, वन ऑफ द ट्राइबल इंडिविजुअल्स जिनको यहाँ पे रीसेटल किया गया है। तो इनको नाम को ऐसा आप कह सकते हो ना, एज एन इंट्रोडक्टरी आप कह लो इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र रियांग जी को सेटल किया जा रहा है, उस तरह से और 40,000 ब्रूज को सेटल किया गया है मिजोरम के अंदर और त्रिपुरा के अंदर। यहाँ तो बेसिकली आर्टिकल में स्पेसिफिकली त्रिपुरा के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, लेकिन मिजोरम सरकार के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि आप सेफली ब्रू पीपल को सेटल करिए अपने देश, अपने स्टेट में। एक्चुअली में वो स्टेट उनका ही है। मिजोरम में तो रहते थे ब्रू लोग, जहां से इनको भगाया गया था। तो ये ओवरऑल एक न्यूज थी जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। ये जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं ये थैंकफुल हैं बीजेपी की सरकार को। एक और पार्टी उठ रही है त्रिपुरा मोथा। त्रिपुरा मोथा के हेड है प्रद्योत विक्रम माणिक्या देबर्मा। इन्होंने भी कहीं ना कहीं ब्रू लोगों को सेटल करने में मदद की है। त्रिपुरा मोथा पॉलिटिकल ग्रुप कहीं ना कहीं बीजेपी को कॉम्पीट करेगा इस बार के त्रिपुरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसके अलावा तीसरा पॉलिटिकल फ्रंट कौन सा है? तो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का कंबाइन। तो कौन जीतने वाला है इस बार के इलेक्शन में देखते हैं। बीजेपी भी खड़ी है, त्रिपुरा मोता भी खड़ा है, लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस का कोalition भी खड़ा है। लेट्स सी कौन जीतता है। वो तो खैर एक पॉलिटिकल मुद्दा है, जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे। नेक्स्ट डीएस पेपर 2, effect of policies of developed countries over India. US will not sanction India for buying Russian oil, says senior American officials. यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे, इस बात को जानते हुए भी कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है। चूंकि नई दिल्ली हमारा मोस्ट कंसीक्वेंशियल पार्टनर है, मतलब ओवरऑल अगर यूएस इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो इसका इंपैक्ट यूएस के ऊपर भी आएगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट। ये बात खुद यूएस के ऑफिशियल्स ने यहां पे एक्सेप्ट की है। इससे पता चलता है इंडिया की इंपॉर्टेंस। एक हफ्ते के लिए इंडिया के अंदर आने वाले हैं यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर एनर्जी रिसोर्सेस जॉफ्री प्याट।
और ओवरऑल जब ये यहाँ पे आएंगे तो यूक्रेन वॉर में जो कुछ भी हो रहा है इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। अब जब यूक्रेन वॉर को लेकर डिस्कशन होगा तो शुरू में तो वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की। इंडिया ने बकल डाउन किया नहीं, जयशंकर साहब ने जबरदस्त स्टेटमेंट्स दिए, तो अब वेस्टर्न कंट्रीज को भी समझ में आ गया कि भैया ये इंडिया वाले मानेंगे नहीं, ये भैया अपना ओवरऑल तेल तो खरीदेंगे ही रशिया से। लेकिन यूएस का बोल रहा है कि हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है, क्योंकि एक प्राइस कैप मैकेनिज्म लगा रखा है रशियन ऑयल के ऊपर G7 कंट्रीज ने। अगर ये प्राइस कैप मैकेनिज्म वायलेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगाया हुआ है, तो अब अगर कोई कंट्री रशिया से $60 प्रति बैरल से ऊपर के दाम पे ऑयल खरीदती है तो उसके ऊपर यूएस सैंक्शंस लग सकते हैं। यूएस का बोलना है कि रशियन यूराल क्रूड ऑयल को इंडिया $60 पर बैरल से कम पे खरीद रही है। अप्रॉक्सीमेटली आप देखो तो इस प्राइस कैप का फायदा उठाते हुए इंडियन निगोशिएटर्स ने बहुत दिमाग से रशिया के साथ निगोशिएट किया और अपने ऑयल के दामों को कम करवाया। इस समय पे ऑन एन एवरेज रशिया से जो हम तेल खरीद रहे हैं उसकी कीमत पड़ रही है हमको $56 पर बैरल, ठीक है ना। तो भले ही इंडिया प्राइस कैप कोलिशन का पार्टनर नहीं है, उसके बावजूद भी प्राइस कैप कोलिशन के अंदर जो कट ऑफ सेट किया गया $60 पर बैरल, उससे कम में ही इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। और देखा जाए तो ये जो $56 पर बैरल पे इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, अगर यही तेल ब्रेंट क्रूड या फिर दुनिया के दूसरे ऑयल मार्केट से खरीदता है इंडिया, तो इंडिया को कम से कम $30 पर बैरल महंगा मिलता। तो जो $56 पर बैरल पे रशिया से इंडिया को तेल मिल रहा है, वही $86 से $90 पर बैरल पे मिलता अगर हम ब्रेंट क्रूड या दुनिया के दूसरे ऑयल मार्केट से ये तेल खरीदते तो बेसिकली इंडिया को यहां पे सस्ता तेल मिल रहा है, इसलिए हमारे लिए एडवांटेजियस है। यूएस जानता है कि रशिया इंडिया सैंक्शन से डरने वाला नहीं है। पहले क्या था, हमने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए यूएस ने, तो इंडिया ने चलो ईरान के साथ कट लिया। फिर इस बार यूएस ने यूक्रेन के वॉर के चलते रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, यूएस को लगा होगा इंडिया भी पीछे हटेगा, इंडिया ने पीछे हटने से मना कर दिया। इंडिया ने बोला कि भैया हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट ज्यादा जरूरी है, तुम मुंह उठा के कहीं भी सैंक्शंस लगाते फिरोगे तो हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। इस कंटेक्स्ट में यूएस बोल रहा है कि ठीक है, हमारी जो प्राइस कैप है $60, उससे कम में आप रशिया से तेल खरीद रहे हो तो हम आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो कम दाम में तेल खरीदने वाला इंडिया का आप कह लो स्ट्रेटेजिक गेन है, ये इंडिया के नेगोशिएटर्स ने क्राफ्टली नेगोशिएट किया होगा। और देखा जाए तो रशिया से हम बड़े स्केल पे दोस्तों खरीद रहे हैं तेल। पिछली जनवरी की बात की जाए, जनवरी 2022 की, तो 40,000 बैरल्स पर डे हमने रशिया से तेल खरीदा था। लेकिन इस जनवरी 2023 में प्रतिदिन हमने 1.27 मिलियन बैरल्स मतलब 12,70,000 बैरल्स तेल पर डे खरीदा है। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले जनवरी 2022 की पर डे रिक्वायरमेंट से ऑन एन एवरेज 30 गुना ज्यादा तेल हम रशिया से खरीद रहे हैं। अगर आप देखो तो पहले रशिया इंडिया का 17th बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था, इस समय पे रशिया इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है, समझे। 17वें नंबर पे सबसे ज्यादा तेल इंडिया रशिया से मंगाता था, पैंडेमिक से पहले चले जाओ, और अब नंबर 1 पे रशिया आ गया है। 28% इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से आ रहे हैं, और वॉर से पहले, यूक्रेन वॉर से पहले केवल 0.2% इंडियन के ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से आ रहे थे। फिर कुछ बोल बच्चन बातें भी यहाँ पे यूएस के जो ऑफिशियल्स उन्होंने बोली, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि इंडिया यूएस कभी कभी अपनी पॉलिसी अप्रोचेस को अलग रखते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, इसके पास रिस्पेक्ट है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, साउथ अफ्रीका डिक्लेयर स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर एनर्जी क्राइसिस। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा ने स्टेट ऑफ डिजास्टर अनाउंस कर दिया है। साउथ अफ्रीका में बड़े स्केल पे पावर शॉर्टेजेस हो रही हैं। इनका यह बोलना है कि इस पावर शॉर्टेजेस के चलते साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक के सामने एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एक प्रोफाउंड एनर्जी क्राइसिस में है साउथ अफ्रीका। बड़े स्केल पे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हो रहे हैं। जो वहां की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है एस्कॉम, उसने वर्स्ट रोलिंग ब्लैकआउट्स को ऑन रिकॉर्ड लिया है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, कहीं ना कहीं रिटेल, कंज्यूमर्स सब अफेक्टेड है। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, और इन पावर आउटेजेस के चलते साउथ अफ्रीका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो सकता है इस साल केवल 0.3% हो। तो इस पर्टिकुलर डिजास्टर सिचुएशन के साथ निपटने के लिए ओवरऑल यहां पे स्टेट ऑफ डिजास्टर अनाउंस किया गया, जिससे सरकार को एडिशनल पावर्स मिलती हैं ताकि इस क्राइसिस को प्रॉपर तरीके से वो रिप्लाई कर सकें।
तो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स को अलाउ किया गया है, कम ब्यूरोक्रेटिक डिलेस के साथ ज़्यादा एफिशिएंट डिसीजन लिए जा सकते हैं। इस प्रकार का स्टेट ऑफ डिजास्टर तब अनाउंस किया गया था जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ था। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि स्टेट ऑफ डिजास्टर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ज़्यादा मदद मिलेगी नहीं, लेकिन इस स्टेट ऑफ डिजास्टर के रिस्पेक्ट में वो पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिससे फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज और रिटेल सप्लाई चेन और एफिशिएंट हो। साथ साथ जनरेटर्स और सोलर पैनल्स बहुत तेजी से बनाए जाएं जिससे पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। फिर भाई यहाँ पे ओवरऑल साइरल रामाफोसा साहब ने ये बोला है कि क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सरकार मोस्ट प्रॉब्ली अगले हाफ डेकेड में 5 सालों में 1.5 ट्रिलियन रैंड मतलब लगभग 84.52 बिलियन डॉलर यहां पे खर्च करेगी। मोस्ट वल्नरेबल लोगों को बेसिक इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। प्रॉब्लम्स क्या है भैया, साउथ अफ्रीका ने नए कोल फायर्ड पावर स्टेशन नहीं बनाए हैं, कोल की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन हुआ है, क्रिमिनल सैबोटाज, फेलियर्स, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हुआ है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, प्रोडक्शन कंपनीज का, तो इसको यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। देखिए जो नेशनल ब्लैकआउट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का साउथ अफ्रीका के अंदर, ये शुरू हुआ था 2007 में, आज तक ये चालू है। इनसफिशिएंट जनरेशन कैपेसिटी, मतलब साउथ अफ्रीका को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उनकी जनरेशन कैपेसिटी उतनी है नहीं। एस्कॉम में करप्शन और मिसमैनेजमेंट हुआ है जैकोब ज़ुमा के एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे, उसके चलते ही भी ये एनर्जी क्राइसिस एक्सेलरेट हो गई है। तो कुल मिला के पावर सप्लाई प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए साउथ अफ्रीका को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि नए कोल फायर्ड पावर स्टेशन बनाना, कोल की सप्लाई और परचेज में करप्शन को कम करना, एस्कॉम के ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी रखना वगैरह वगैरह। ये साउथ अफ्रीका का आपको नक्शा नजर आ रहा है, इसके साथ बॉर्डरिंग कंपनीज है नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। यहाँ पे आपको एक कंट्री दिख रही है साउथ अफ्रीका के अंदर, इसका नाम है लेसोथो। एक स्वाजीलैंड भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया दोस्तों, दबा के जरूर जाना। चलिए एडिटोरियल पे चालू करते हैं। दबा के जरूर जाता मतलब जाना नहीं है, अभी थोड़ा आर्टिकल बचा है। फिर यहाँ पे पुलापरे बालाकृष्ण साहब अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत के हैं। ये यहाँ पे बजट की थोड़ी सी इनडायरेक्ट तरीके से बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे तो उन्होंने बुराई नहीं की है, बड़े तरीके से इनडायरेक्टली बुराई की है। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया है वो बजट की बड़ी तारीफ कर रही है। ये बता रही है कि इकोनॉमिक फीचर बड़ा ब्राइट होने वाला है। इनफैक्ट आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ा वेल टू डू लोग हैं, जिनको बजट से थोड़ा अच्छा फायदा है, ठीक ना, जैसे बिजनेस और कॉर्पोरेट्स हो गए, तो इनको लग रहा है कि जो बजट है वो काफी प्रो ग्रोथ है। आगे आने वाले समय में इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। देखा जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इनके अंदर जितना ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है उतना ही कॉर्पोरेट्स और जो वेल टू डू लोग होते हैं उनको थोड़ा ठीक लगता है। अब प्रेजेंट सरकार की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की ये बात कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ताकत में आए थे 2019 में दूसरे टर्म के लिए, तब उन्होंने बोला था कि 5 साल के अंदर इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। अभी के लिए तो टारगेट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये कुछ इंथुजियास्टिक लोगों को लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो कुछ महीनों पहले न्यूज निकल के आई थी कि इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को क्रॉस कर दिया एज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। फिर भाई 2022 के एंड में लंदन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, CEBR, इसने बोला कि 2035 तक इंडिया की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी और इंडिया दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 2037 तक। तो सिर्फ इंडिया के अंदर से ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिया की मोमेंटस इकोनॉमिक ग्रोथ को टेस्टिफाई कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर एक लीडिंग इंडियन फाइनेंशियल डेली है, न्यूज़पेपर है, जिसने प्रेडिक्ट किया कि हो सकता है कि इंडिया 2047 तक नॉमिनल बेसिस पे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। हालांकि नॉमिनल बेसिस पे बनना मुश्किल है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पे बन सकती है। तो अपने आप में एक तारीफ वाला माहौल यहां पे बना हुआ है कि कहां इंडिया एक समय पे कॉलोनियल, आप कह लो कम कॉलोनी हुआ करता था, इसको इतना एक्सप्लॉइट किया गया और आज की डेट में देखो तो इंडिया कितना ऊपर उठ रहा है इकोनॉमी वाइज। देखिए तारीफ करने लायक बात तो है, बट यहां पे किसी एक सरकार की तारीफ नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल जितने भी सरकारें रही इंडिया के अंदर, सबने कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले किया। ठीक है, फिर इंडिया के अंदर एक अच्छी बात यह है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी आबादी वाली डेमोक्रेसी को बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी एक पॉसिबल अलायंस पार्टनर की तरह देखती है। देखिए यूरोप
और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस जो कि एफ्लुएंट है, डेवलप्ड है, ज़्यादातर सब जगहों पे डेमोक्रेसी है, और इंडिया भी एक बड़ी डेमोक्रेसी है। तो मॉरल सेंस में देखा जाए, आइडियोलॉजिकल सेंस में देखा जाए, अगर चाइना इंडिया के बीच में चूज करना हो तो वो किसको चूज करेंगे? इंडिया को चूज करेंगे। रीजन बीइंग इंडिया एक डेमोक्रेसी है। अपने आप में इंडिया का इकोनॉमिक साइज बहुत बड़ा है। इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि कल की डेट में वेस्टर्न मैन्युफैक्चर गुड्स इंडिया में बड़े स्केल पे बिक सकते हैं। हालांकि इंडिया के अंदर का मार्केट वेस्टर्न गुड्स को उतनी अच्छी तरीके से कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। इंडिया के अंदर मिडिल क्लास डोमिनेंट है, वो सस्ते गुड्स को प्रेफर करता है, तो चाइना इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा खरीदते हैं वो। बट कहीं ना कहीं कल की डेट में सस्टेनेबली बड़े स्केल पे मास प्रोडक्शन वाले गुड्स हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज के इंडिया के अंदर बिकने लगे। लेकिन क्या इंडिया इसी रेट पे ग्रो करता रहेगा? क्या इंडिया का इकोनॉमिक साइज इतना ही बड़ा रहेगा? और उसके कंसीक्वेंसेस क्या क्या होंगे? ये कुछ चीजों के बारे में ऑथर यहां पे एक सवाल सा उठा रहे हैं। और ऑथर का ये बोलना है कि ओवरऑल ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और बजट जिस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इसमें से बहुत सी चीजें प्रॉब्लमेटिक है। दो प्रॉब्लमेटिक चीजों के बारे में जिनके बारे में ऑथर बात कर रहा है, एक है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और एक है इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी। यहां पे बजट में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के रिस्पेक्ट में अनएम्प्लॉयमेंट की कोई भी बात नहीं की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच में देयर इज नो मेंशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि सरकारी डाटा यह दिखाता है कि मिड 2022 में अर्बन मेल्स में अनएम्प्लॉयमेंट 10 साल पहले, एक डिकेड पहले से भी ज्यादा था। अगर आप प्राइवेट सेक्टर का डाटा उठाओ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड का, तो यह पता चलता है कि दिसंबर 2022 में जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं वो दिसंबर 2016 से कम है। मतलब एम्प्लॉयड लोगों की तादाद कम हुई है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि कितनी तेजी से इकोनॉमी के नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट का डाटा ग्रो नहीं कर रहा है। ज्यादातर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो एग्रीकल्चर में कंसंट्रेटेड है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तभी आएंगी जब उन गुड्स जिनकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, उनका प्रोडक्शन बड़े स्केल पे हो। बहुत बड़ी तादाद में इन गुड्स को हम इंडिया में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मास कंजम्पशन के गुड्स के प्रोडक्शन में जब इंडिया का मेजर क्लास पार्टिसिपेट करेगा, तब ओवरऑल उनके एम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स बढ़ेंगे। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद फूड के अंदर इन्फ्लेशन कम होना जरूरी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल या फिर आप कह लो इकोनॉमिक लोअर क्लास में जो इंडिविजुअल आता है, वो अपनी कमाई का मेजर पोर्शन खाने की चीजों को कंज्यूम करने में खत्म कर देता है। उसके बाद उसके पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचती नहीं है। अगर खाने के कंजम्पशन में उसका पैसा कम खत्म हो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको वो बाकी चीजें खरीदने में खर्च कर सकता है। तो फूड इन्फ्लेशन यहां पे कम होना जरूरी है। फिर यह बताया जा रहा है कि आईटी सेक्टर का अगर बहुत तेजी से ग्रोथ हो या फिर एक्सपोर्टेबल मैन्युफैक्चरर्स का बहुत तेजी से ग्रोथ हो, तो यहां पे नौकरियां क्रिएट की जा सकती हैं। लेकिन यह सच नहीं है। देखिए क्या है, आईटी सेक्टर बेसिकली स्किल बेस्ड सेक्टर माना जाता है, और हमारे इंडिया के अंदर जो बड़ी तादाद है वर्कर्स की, वो स्किल्ड तादाद नहीं है, अनस्किल्ड तादाद है। तो ये अनस्किल्ड तादाद ऑफ वर्कर्स गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन को क्रिएट करने में ही लगाई जा सकती है। ओवरऑल आईटी बेस्ड ग्रोथ बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगी। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। और ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ रह जाता है, वो अपने आप को एग्रीकल्चर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व करता है, वहां पे उनका शोषण होता है, ठीक ठाक पैसे उनको नहीं मिलते, सोशल सिक्योरिटी की कमी होती है, वगैरह वगैरह। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर एक कंसर्टेड पॉलिसी फोकस होना चाहिए भारत सरकार का, राज्य की सरकारों का। वो है नहीं। हम लोग छोटा मोटा वेलफेयरिज्म करते रहते हैं, मनरेगा जैसी स्कीम चला दी, प्राइवेट गुड्स का सब्सिडाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया छोटे स्केल पे, लेकिन ये सस्टेनेबल तरीके से इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और पैसे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। फिर बात की जा रही है यहां पे किसकी? इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी की। अगर आज की डेट में देखो तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेजी से हो रहा है। पागलों की तरह हम लोग नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, रेलवे की सड़कें बना रहे हैं, लेकिन इसके बेसिस पे एग्रीकल्चरल लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लाइवलीहुड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जियो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अनसस्टेनेबल तरीके से बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड जैसे शहरों में रिलीजियस टूरिज्म के लिए पे बड़े स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और ये सब इकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करके बनाया जा रहा है। इसके लिए देखो तो पहाड़ी स्टेटों में जैसे कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, केरला में लैंडस्लाइड्स, फ्लडिंग्स जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जहां पे लोगों की जान माल का नुकसान होता है। और बदलते क्लाइमेट चेंज के साथ ये जो इवेंट्स है ये और तेजी से एग्रेसिव होंगे।
तो ये जो इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी है और ये जो आप कह लो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसको भी यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, बट बजट उतने बड़े स्केल पे इन सब चीजों पे ध्यान फोकस दे नहीं रहा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लोरिंग द ब्लू इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप। हर्ष वी पंत साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये आप कह लो वाइस प्रेसिडेंट है स्टडीज एट द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में और प्रोफेसर है किंग्स कॉलेज लंदन में, और अंकिता दत्ता जी ये फेलो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में। ये क्या लिख रहे हैं, इंडिया फ्रांस 25 साल मना रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। 26 जनवरी को 25 साल हो गए। 1998 में उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2021-22 में जो एनुअल ट्रेड था दोनों कंट्रीज के बीच में वो था $12.42 बिलियन। ठीक ठाक नंबर है, बट उतना बड़ा नंबर भी नहीं है। इंडिया फ्रांस जैसी पोटेंशियल इकोनॉमीज में एंगेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। फिर फ्रांस 11वें नंबर का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। टोटल अप्रैल 2000 से लेकर जून 2022 तक फ्रांस ने $10.31 बिलियन खर्च किए इंडिया के अंदर। जो टोटल एफडीआई इंडिया के अंदर आई है उसका 1.7%। फ्रांस इंडिया का एक की डिफेंस पार्टनर भी है। सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है फ्रांस इंडिया का। 2017 से लेकर 2021 तक का टाइम पीरियड देखिए, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट इंडिया का फ्रांस से बहुत ज्यादा है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्रेंच स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन को इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है 2005 से एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एग्रीमेंट के थ्रू। ज्यादा कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है, फ्रांस ने अपनी कन्वेंशनल सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। 36 रफाल फाइटर जेट्स हमने खरीदे हैं फ्रांस से। एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है वो C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रही है टाटा ग्रुप के साथ। कहां पे? वडोदरा गुजरात पे। फ्रांस के साथ हम बहुत सारे सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं, जैसे कि वरुण नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज, गरुड़ एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज और शक्ति आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। और इन सारे एवेन्यूज को, इन सारे कॉपरेशन को लगातार समय समय पे फ्रांस की जो रिप्रेजेंटेटिव और जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है वो रीइटरेट करते रहते हैं। रिसेंटली देखिए तो डिफेंस पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टोर किया फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया इमैनुएल नेलेन ने। उन्होंने बोला कि फ्रांस इज अ विलिंग पार्टनर फॉर इंडिया as it builds its national industrial base for the defense industry and for critical strategic defense projects। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में कॉम्प्लेक्सिटीज आई हैं, इसलिए इंडिया और फ्रांस जैसी लाइक माइंडेड कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप देखो, फ्रांस वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसने इंडिया के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी। जब नॉन प्रोलिफरेशन ऑर्डर में इंडिया को मतलब आप कह लो आइसोलेट किया गया, इंडिया ने अपना जब पोखरण टेस्ट किया था परमाणु हथियारों का 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया को दुनिया भर में आइसोलेट किया गया। उस समय पे फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जो सामने आई थी, इंडिया के आइसोलेशन को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की एंट्री हो जाए परमानेंट मेंबर, फ्रांस ऐसा चाहता है। इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स का पार्ट बन जाए, फ्रांस ऐसा चाहता है। क्लाइमेट चेंज में भी कहीं ना कहीं इंडिया फ्रांस एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 इंडिया और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। क्लाइमेट चेंज में फ्रांस के इनिशिएटिव्स को इंडिया प्रमोट कर रहा है। मैरीटाइम कोऑपरेशन में दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं। इंडिया फ्रांस इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में रेजिडेंट पावर्स हैं। समय समय पे फ्रांस के साथ इंडियन ओशन रीजन में इंडिया एंगेज करता रहता है। अगर देखा जाए तो जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन इसीलिए बनाया गया। ऑपरेशनल टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया फ्रांस मिलकर पेट्रोलिंग करना चाहते हैं इंडियन ओशन के इलाके में। ओवरऑल इंडियन ओशन में इंडिया अपने फुटप्रिंट को अकेले नहीं बढ़ाना चाह रहा है, लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक फ्रांस के साथ मिलकर बढ़ाना चाह रहा है। दोनों कंट्रीज इंडो पैसिफिक के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी शेयर कर रही हैं, जिसके तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। 2022 सितंबर में इंडिया फ्रांस ने मिलकर एक इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड भी बनाया है। ठीक है, और ये जो ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर बनाई गई है, ताकि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर फार पैसिफिक तक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। तो इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड, इसमें इंडिया, फ्रांस, यूएई तीनों इन्वॉल्व है। ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। यूक्रेन क्राइसिस को लेकर जरूर डाइवर्जेंस हो सकते हैं इंडिया फ्रांस की पॉलिसी में। फ्रांस पूरी तरीके से रशिया को अपोज कर रहा है और इंडिया कहीं ना कहीं रशिया के साथ इंगेज कर रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन ने अपने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ भी ओपन कर रखे हैं और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी ओपन कर रखे हैं। चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज को प्रॉपर तरीके से टैकल करने का प्लान बना रहे हैं इंडिया और फ्रांस। तो बेसिकली इंडिया की जो पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यूज एंड गोल्स। यहां पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ग्लोबल रिस्क को समझना, ये सब बहुत मैटर करता है। एक हाई लेवल का इंडिया फ्रांस पॉलिटिकल डायलॉग चल रहा है डिफेंस फील्ड में, मैरीटाइम फील्ड में, काउंटर टेररिज्म फील्ड में, इंडो पैसिफिक फील्ड में, और ये आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे भाई इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप को लेके, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर अगला आर्टिकल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन बेंचमार्क पॉलिसी रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाने का। तो भाई देखिए, आरबीआई का टारगेट है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 4% के आसपास रहे। ओके, पिछले 20 महीनों में इन्फ्लेशन लगभग 6% से ज्यादा ही रहा है। तो 25 बेसिस पॉइंट्स को बढ़ाने का जो डिसीजन है वो 4-2 मेजॉरिटी से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने लिया है। अच्छा, ओवरऑल इस पर्टिकुलर रेपो रेट को बढ़ाने से मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, इसीलिए अगर आप देखो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी धीरे धीरे डिसीजन ले रही है। पहले 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीजेज हुए थे रेपो रेट में 3 बार, फिर 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, फिर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया। चाहते तो ये सारे इंक्रीज इन वन गो हो सकते थे, लेकिन वन गो नहीं किए गए। वन गो इसलिए नहीं किए गए क्योंकि एकदम से आप रेपो रेट बढ़ा दोगे तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रेजेंटली सस्टेनेबल बेसिस पे हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, वो इफेक्ट हो जाएगी, उसमें थोड़ा रोड़ा आ जाएगा। हमें वो रोड़ा भी यहां पे लेके नहीं आना है। वेजिटेबल प्राइसेस में डिफ्लेशन हुआ था एंड 2022 में, ठीक है ना, इससे जो इन्फ्लेशन था वो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ था, लेकिन इन्फ्लेशन के ऊपर अभी भी काले बादल हैं। चाहे कमोडिटी प्राइस हो, चाहे वेजिटेबल प्राइसेस हो, सब धीरे धीरे करके बढ़ते नजर आ सकते हैं। और चूंकि चाइना में अब लॉकडाउन खुल रहा है, ब्रेंट फ्यूचर्स में रिसेंट अप ट्रेंड देखने को मिला है, क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़े थोड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए भी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी। तो इसी कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के जो भी मेंबर्स हैं वो यहां पे प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, और इन डिसीजंस के साथ साथ जो हमारी आरबीआई के ग्रोथ आप कह लो प्रेडिक्शन है वो भी काफी स्टेबल है। और ये आरबीआई का पॉजिटिव आउटलुक प्रेडिक्शंस में नजर आ रहा है, जैसे कि जो फाइनेंशियल 2023-24 का Q1 है, मतलब अप्रैल मई जून 2023 जो होगा, उसमें 7.8% का इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक है, जो कि आप कह लो 70 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा है दिसंबर में जो प्रोजेक्शन किया गया था उससे। Q2 जो प्रोजेक्शंस हैं 23-24 के, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर के, वो 30 बेसिस पॉइंट ज्यादा है, 6.2% है। बेसिकली यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो ग्रोथ में और इन्फ्लेशन में एक प्रकार का बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी वो बैलेंस बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। फिर एक आर्टिकल है जो बाइडेन यूएस इकोनॉमी को लेकर। देखिए, सेकंड स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिया है, 72 मिनट की स्पीच थी। इस पर्टिकुलर स्केच में अमेरिका की इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में बात की है जो बाइडेन ने, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म दिखाया है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज की तारीफ की है, कैसे वो लो एम्प्लॉयमेंट रेट लेके आए इसको दिखाया, इन्फ्लेशन को ईज करने की बात की है, और कहीं ना कहीं अपने आप को सेकेंड टेन्योर के लिए भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो बाइडेन साहब। ये बोल रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर में जो पैसा एलोकेट किया गया है इसको और कम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी घट रही है यूएस के अंदर। नो डाउट 1969 के रिस्पेक्ट में यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है, जनवरी 2023 में 3.4%। उसके बावजूद भी 58% अमेरिकन जो बाइडेन की पॉलिसीज को पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि जो बाइडेन की पॉलिसी के चक्कर में एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्रोथ स्लो हो रही है, इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से जो बाइडेन ने मेंटेन नहीं किया। 37% डेमोक्रेट्स जो कि जो बाइडेन की ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो नहीं चाहते कि जो बाइडेन फिर से प्रेसिडेंट की कैंपेन के लिए खड़े हों, और एक रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हाउस में कांग्रेस के थ्रू अपनी पॉलिसीज को पास करवाना ये अपने आप में जो बाइडेन के लिए मुश्किल है। यूक्रेन के रिस्पेक्ट में जो बाइडेन जरूर उसके साथ खड़े नजर आए हैं, बट अब यूक्रेन में खर्चा ज्यादा हो रहा है, वॉर खत्म हो नहीं रहा है, तो किस हद तक यूएस फ्री में यूक्रेन को पैसा बांट सकता है, कैसे चाइना के साथ टैकल करेगा, इन सब बातों को लेके जो बाइडेन के लिए जवाब देना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान अभी के लिए नजर आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।